मॉर्निंग एवरीवन। आवाज तो आई है पीछे से यहां तक। गुड। तो हम लोग एक बार अपने ऑनलाइन स्टूडेंट में वसुधा, श्वेता, टीना, सोनम और मेरे ख्याल में और भी लोग हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन पे जो नाम दिख रहा है मैं वो बोल देता हूं, है ना। कभी कभी किसी को लगे सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते हैं, है ना, मैंने भी लिखा है। जो सामने रहता है बस उनका नाम ले लेता हूं मैं। और उमेश, नीरज, ठीक है, फरहद खान, विक्की सिंह, और कोई है, अजीत कुमार मौर्य, ठीक है। तो कल हम लोग पूर्व मध्यकाल पे एक राजनीतिक परिचय ले रहे थे हम लोग। यस, पूरे भारत का, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या फिर जो एक जो बाह्य आक्रमण हुआ उसके बारे में भी आपको एक आइडिया दिया, ठीक है। हम लोग उसी दौर के बारे में एक जैसे पूरे मध्यकाल से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है सामंतवाद, थोड़ा उसको समझते हैं और उसके इम्पैक्ट वगैरह की बात करते हैं अभी हम। और फिर उसके बाद हम जो इस दौर की संस्कृति है ना उस पर बात करते हैं। एक मंदिर स्थापत्य है ना, मंदिरों की बात होगी इसमें, और उसमें नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, 3 शैलियों की बात होगी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम सामंतवाद से अपनी बात की शुरुआत कर देते हैं अभी कि सामंतवाद जो शब्द यूज किया जाता है ये किया जाता है एक विशेष प्रकार की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के लिए, और इसे एक विशेष परिस्थितियों की उपज माना जाता है। बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो बड़े जमींदार होते हैं या बड़े भूमिपति होते हैं उसे हम सामंत भी कह सकते हैं, लेकिन यह राज्य के साथ एक समझौते का परिणाम होता है। सामंतवाद जो होता है राज्य के साथ, जैसे जमींदार तो कोई भी हो सकता है, सबका राज्य के साथ समझौता तो होगा नहीं, ठीक है। जमींदार तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबके राज्य के साथ समझौते तो होंगे नहीं, है ना। तो ये राज्य के साथ समझौते का भी परिणाम, मतलब समझौते का परिणाम होता है। यूरोप में वहां की परिस्थितियों के कारण, पश्चिम यूरोप में, मध्य यूरोप में 6ठी 7वीं सदी के आसपास वहां सामंतवाद उभर कर आया था, और 14वीं 15वीं सदी से वहां उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लगभग हम ये तो नहीं कह सकते एकदम वैसी ही व्यवस्था रही है भारत में, क्योंकि यूरोप से ही ये कॉन्सेप्ट अवधारणा लिया गया भारत में कि भारत में भी वैसा था क्या, बट कुछ कुछ मिलते जुलते सिस्टम भारत में भी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मिलते जुलते सिस्टम, अंतर भी है दोनों में, उसमें भी हमें नहीं जाना है क्या अंतर है, नहीं अंतर है ना। बस हमें ये देखना है कि भारत में सामंतवाद क्या है, सामंतवाद क्यों, और सामंतवाद का प्रभाव कितना या किस रूप में राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे, समाज संस्कृति पे, है ना, ठीक है। देखिए आप जरा एक बार सामंतवाद के बारे में देखें कि भारतीय इतिहास में मुख्यतः पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में सामंतवादी व्यवस्था की विशेष रूप से चर्चा होती है। लेकिन इससे आशय एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें राज्य सामंतों या जागीरदारों से सेवा शर्तों के साथ
अनुबंध करता है, लेकिन धीरे धीरे सामंत अपने अधीन क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करते हैं और यह वंशानुगत रूप धारण कर लेता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। हमने कहा मुख्यतः पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, और जो राज्य है वो सामंतों या जागीरदारों, ठीक है, मतलब चूंकि सेवा शर्त है इसलिए जागीरदार वर्ड यूज किया गया है उसमें। ठीक है, सेवा शर्तों के साथ। सेवा क्या होती थी कि आप जरूरत पड़ने पे सेना लेकर हमारे लिए आएंगे, ठीक है, और जो खर्चे होंगे वो खर्चों निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है वो आप सरप्लस हमें, यानी रेवेन्यू आपको देनी है, सेना आपको देना है सेंटर को, बदले में वहां कानून व्यवस्था बना के रखना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। राज्य जब ये समझौता कर रहा है तो राज्य कहीं ना कहीं मजबूर है समझौता करने के लिए, वरना कोई अपने पावर को छोड़ता है क्या 1 इंच भी। मानव का स्वभाव तब से लेके आज तक, जिसके पास पावर है ना बहुत कम, जैसे अशोक जैसे लोग बहुत कम होंगे कि हाँ नहीं मित्रता से और प्यार से जीतते हैं। ऐसा नहीं कि उसने सेना भंग कर दिया था, एकदम से किसी ने आक्रमण कर दिया उसके समय, उसके शासनकाल में, है ना, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो आखिर ये परिस्थितियां क्यों आ गई कि बड़े बड़े जमींदारों से, जागीरदारों से राज्य को समझौते करने पड़े? ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे देश में एक साथ ये परिस्थिति आ गई हो। इतना बड़ा देश है, संभव है क्या? नहीं संभव है। समझौता होगा धीरे धीरे, जिससे समझौता होगा वो अपने अधिकार को बढ़ाते चला जाएगा और राज्य के भीतर राज्य वाली स्थिति हो जाएगी, स्टेट विद इन स्टेट। जैसे राज्य सारे पावर को एंजॉय करता है वैसे वो सारा पावर एंजॉय करने लगेगा, बोलेगा यहां के हम सिकंदर, भाई सारी व्यवस्था, सारे रेवेन्यू लोगों पे उसी तरह से अपने अधिकार का दावा करेगा वो। अब केवल सोचने वाली बात है, समझना जरूरी है इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पीटी में भी आएंगे तो थोड़ा आइडिया हो। पूरे देश में एक ही साथ विदेश आक्रमण हुआ या असुरक्षा का माहौल है क्या? ऐसा तो है नहीं ना अब तक जो हमने पढ़ा। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किसी चीज का इंपैक्ट होता है। ये जरूर है कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में इसका इंपैक्ट ज्यादा था जिसकी हम बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भी ये है, कोई शक नहीं है इसमें, बट उत्तर और मध्य भारत में इसका इंपैक्ट ज्यादा था जिस काल की हम बात कर रहे हैं। अब लिखें इस व्यवस्था की शुरुआत क्यों या उदय क्यों, कारण लिखें आप जरा। कारण देखें, पहला पॉइंट, बाह्य आक्रमण के कारण एक असुरक्षा का माहौल और स्थानीय शक्तिशाली भूमिपतियों की तरफ सुरक्षा के लिए लोगों का झुकाव, सुरक्षा के लिए लोगों का झुकाव। जैसे इंडो ग्रीक का मान लो आक्रमण हो रहा है, शकों का, कुषाणों का, स्थिरता भी है पर लंबे समय तक रहेंगे तो वो बाहरी ही। तो
जो स्थानीय स्तर पे मजबूत लोग हैं, लोग उनसे खुद जुड़ेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, भाई हम तुम्हारा विशेष ध्यान रखेंगे, तुम भी हमारा ध्यान। अपनी अपनी सुरक्षा के लिए लोग स्थानीय प्रभावी लोगों के साथ जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक सिचुएशन ये बनेगा, ये हमेशा नहीं रहना है, बट एक सिचुएशन ये बना और उसमें वो लोग धीरे धीरे पावरफुल हो जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों में, जो स्थानीय लोग होते हैं। आज भी देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बट आप जिस जिस जिले के रहने वाले हो, केवल थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आप तो 2-4 नाम ऐसे मिल जाएंगे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो पैरेलल अपनी व्यवस्था, लोगों को भी लगता है कि कल कोई मुसीबत होगी तो यही व्यक्ति हमारा काम देगा। सरकार, कानून वगैरह एक तरफ, यस और नो, समझ लो ना, कुछ उसी तरह की व्यवस्था है। बस आज उनका उस तरह का रोल ऑफिशियल नहीं है, उस समय एक तरह से ऑफिशियल रोल कर दिया गया था उस समय। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, राज्य के द्वारा राजस्व की वसूली के लिए इन पर निर्भरता, वसूली के लिए निर्भरता, ऐसा कभी नहीं होता जो बाहर से आक्रमणकारी आएंगे एक ही बार सारी व्यवस्था बन जाएगी, कई 50-100 साल लगेंगे उसे। तो जो स्थानीय छत्रप होते हैं ना, बॉस होते हैं, उनके साथ वो टाई अप करते हैं, पहले उन्हें डराएंगे, फिर टाई अप होगा, ठीक है तुम कलेक्ट करके हमें, इससे भी उनकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी समाज में। वो हो सकता है अधिकारी हो जो किसी क्षेत्र का दायित्व लेते हैं, हो सकता है वो अधिकारी ना रहे हो, फिर भी किसी क्षेत्र से वसूलने का दायित्व लेते हो, कोई भी हो सकता है। वो अधिकारी भी तो कई बार डॉन बन ही जाते हैं ना अपने अपने क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, अधिकारी वैसे ध्यान रखिएगा सबसे बड़े डॉन होते हैं। मैं यहाँ पास में थोड़ा किसी को आइडिया, एक बुरारी करके जगह है, बहुत पहले कभी, मतलब मैं वहां कुछ समय के लिए रहता था मैं, है ना, तो एक बार कोई, जहां मैं जिस सोसाइटी में रहता था वहां पे, पुरानी बात होगी, कम से कम 12 साल 11 साल और ज्यादा पुरानी बात है, सोसाइटी में रहता था, तो वहां पे स्थानीय लोगों से कुछ झड़प हो गई थी लोगों का आपस में, तो वैसे ही देख रहा था। तो जो लोकल एसएचओ साहब है वहां पे वो आए, है ना, आने के बाद बिल्कुल रात का टाइम था, तो वो भी शायद हो सकता है रंग में रहे हो, मतलब फुल फॉर्म में रहे हो, ठीक है ना, एकदम से, है ना, पूरे अपने उस अंदाज में थे एकदम, है ना, ऐसे पिस्तौल पे हाथ डाली, ठीक है, और थोड़ा लड़खड़ाते हुए शब्दों में सबको ऐसे वार्न करते हुए, देखो तुम लोग लड़ो मत, ठीक है ना, हर पुलिस स्टेशन में एक ही गुंडा होता है और वो होता है एसएचओ। रिकॉर्डिंग बन नहीं पाई उसकी, है ना, मतलब उस समय इतना था भी नहीं, मतलब कि भाई लोग करो रिकॉर्डिंग, है ना। तो अब उस भाई का जो ना, मतलब वो कभी भूलता नहीं हूं मैं उसका, वो डायलॉग जो है, लड़खड़ाते हुए शब्दों में अमिताभ बच्चन की तरह शराबी वाली एक्टिंग करते हुए, देखो सब शांत भी है कि जो होता है वो एसएचओ होता है ना, बात भी सही है, ठीक है, पावरफुल तो भाई सिस्टम ने तो पावर दे ही रखा है, ठीक है। तो वो जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे उसी भाई का चेहरा याद आता है, एक ही गुंडा होता है ना। कई पुलिस वाले जो हमारे दोस्त हैं, जूनियर हैं, जो सीनियर अधिकारी वगैरह कोई मिल जाते हैं, डीआईजी आईजी उस रैंक पे भी, तो मैं उसको हमेशा ये कोट करके बताता हूँ कि भाई तुम्हारा एसएचओ तो ऐसे बोलता है, ठीक है ना। तो वो सब कहते हैं कि सर देखो या सुजीत भाई, हम लोग की ताकत भी तो एसएचओ ही होता है, ठीक है, थोड़ा हम लोग भी उसे सह दिए रहते हैं, हमारा ही खास आदमी होता है वो सब, हमें कोई काम कराना तो एसएचओ के थ्रू ही कराना होता है हमें, तो थोड़ा वो सही गलत तो करेगा तभी वो काम, ठीक है, करा पाएगा। वो सिस्टम में तो बड़ी समस्या है, मतलब, ठीक है। और जब से सोशल मीडिया और ये मोबाइल आ गया तब से बड़ी दिक्कत हो गई है, हम इंतजार में रहते हैं कि कब अंधेरा हो, ठीक है चलो रिकॉर्डिंग ना कर पाए तो फिर अपनी भाषा में समझाएं उसे हम, बहुत इंतजार करना पड़ता है, पहले इंतजार नहीं करना पड़ता था। एक रिसेंट एक सीनियर ऑफिसर कह रहे थे, डीआईजी रैंक पे है ना, कि अभी जस्ट प्रमोशन हुआ उनका, डीआईजी 2007-8 बैच के ऑफिसर हैं, कहीं मिल गए थे मुझे, वो साथ ही थे हम, तो कह रहे थे कि पहले इंतजार नहीं करना पड़ता था हमें, जब शुरू में जॉब में गए थे हम, बस समझ लेते थे लोग तुरंत बात, ठीक है ना। अब भाई इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कब मौका मिले और इसे समझाऊं अपनी भाषा में, ठीक है। हाँ, ये कि समझ जाते हैं, जो मौका मिल जाता है उसके बाद फिर दोबारा वो बदतमीजी नहीं करते हैं। मतलब बदतमीजों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं कह रहे थे, कि जो बदतमीज किस्म के लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको उस भाषा में नहीं समझाओगे आप तो फिर, ठीक है, वो कानून के थोड़ी तो सिस्टम बनता रह जाता है, वो डरते इसीलिए तो हैं,
कि हम भी उस भाषा में उनसे बात, मतलब बहुत क्लियर था उनका कि हम उनके लिए बात कर रहे हैं। आम सिटीजन तो वैसे ही कहते थे पुलिस से डरता है, जो भी गलत है। ठीक है, लिखिए आप अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 हमने बताया करों के लिए समझौता। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखें आप कि साम्राज्य विस्तार के क्रम में समुद्रगुप्त एवं हर्षवर्धन ने विस्तार के क्रम में हर्षवर्धन ने बड़ी संख्या में छोटे बड़े शासकों को अधीनस्थ बनाया ब्रैकेट में लिख लें आप, सेवा शर्तों के साथ। ठीक है, अलग अलग दौर में जैसे समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है लगभग पूरे भारत को जीत ही लिया था उसने, मतलब सब लोग उसकी। बट उत्तर भारत के ही, जैसे आप लगा लो, आप बंगाल से लेकर के इधर गुजरात, इधर पंजाब, कश्मीर, ये मतलब कश्मीर, ये सब इलाकों पे ही उनका प्रभाव, डायरेक्ट शासन था। बाकी इवन मध्य प्रदेश के भी जो विंध्य वाले क्षेत्र हैं या फिर दक्षिण की तरफ चले जाए, तो सब अधीनता मानते थे उसकी। नजराना देंगे, सैनिक सेवा देंगे, वैवाहिक संबंध रखेंगे आपके राज परिवार में आकर के। ठीक है, बाकी वो स्वायत्त व्यवहार लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसा नहीं कि एकाएक 750 या 800 में, धीरे धीरे, मतलब आकर मौर्यों के बाद शुरू हो गया है वो लक्षण आना। इस समय तक आते आते विजिबल हो जाएगा, हर्षवर्धन तक आते आते, हर्षवर्धन के बाद। ठीक है, वो विजिबल हो जाएगा। आगे लिखें आप, देखिए धार्मिक एवं गैर धार्मिक या वेतन के रूप में भूमि दान के कारण ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं। कुछ बड़े राजा सामंत हैं, कुछ छोटे राजा सामंत हैं। कुछ एक किताब में तो 6 तरह के सामंत का उल्लेख हुआ है, जैसे महासामंत, आप्त सामंत, शत्रु सामंत, ऐसे करके, मतलब अलग अलग तरह के सामंतों का भी उल्लेख होता है। ठीक है, तो कोई एक व्यवस्था नहीं कि ना एक जैसे डिस्ट्रिक्ट बन गया, ये डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख हो गया। परिस्थितियों के हिसाब से इवॉल्व होती कोई एक व्यवस्था है। मेन लक्षण है कि जो वहां का राजा है वो इन भूमिपतियों से, अधिकारियों से, अधीनस्थ शासकों से समझौते कर रहा है। बस मेन जो सबसे बड़ी बात है इसकी। कोई बहुत छोटा लेवल पे कोई बड़ा शासक भी हो सकता है उसमें अधीनस्थ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से केवल उसमें भूमिपति जैसे ही लोग थे। जैसे हमने कहा कि हर्षवर्धन, कल बताया था आपको कि हर्षवर्धन ने वेतन देना शुरू किया, मतलब भूमिदान के रूप में। अब किसी न किसी रूप में आपके पास रेवेन्यू इतनी नहीं आ पा रही कि आप वेतन दे पाओ, या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अंदरूनी इलाकों पे, तब आप भूमिदान के रूप में वेतन दे रहे हो। अब जैसे मान लो मुखर्जी नगर का पूरा, जैसे इस यहाँ की व्यवस्था देखनी और मुझे पूरी एरिया का मालिक बना दिया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ सारी गतिविधियों पे मैं अपना नियंत्रण स्थापित, अभी सेवा शर्तों के साथ शुरू हो रहा है ये। फिर ये वंशानुगत बन जाएगा। ठीक है, कुछ वंशानुगत, जैसे अधीनस्थ शासक तो वंशानुगत थे ही। ठीक है, आगे लिखें आप। देखिए, भूमि दान के रूप में वेतन या भू राजस्व के रूप में वेतन कर लीजिएगा। नहीं, ठीक है, भूमि दान के रूप में वेतन
भूमिदान के रूप में वेतन देने का एक महत्वपूर्ण कारण था वाणिज्य व्यापार में गिरावट, शिल्पों में गिरावट, सिक्कों का कम से कम प्रचलन, एवं राजकीय आय में गिरावट। कम से कम प्रचलन एवं राजकीय आय में गिरावट। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को और भी कई अधिकारों को दिए जाने का उल्लेख मिलता है। जैसे अपराधियों को सजा देने का अधिकार, कौमा चारगाह, तालाब, खनन एवं अन्य संसाधनों पर नियंत्रण, कौमा लोगों के आवागमन को भी नियंत्रित, लोगों के आवागमन को भी नियंत्रित, कौमा इस प्रकार सामंतों की स्थिति राज्य के भीतर राज्य जैसी हो गई। ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा, पूरे देश में नहीं आया था ये, मतलब एक समय कई 100 वर्षों में उभर कर सामने आया। सामंतों के अलग अलग रूप हैं, कुछ पहले से ही सामंत जैसे हैं, जैसे मानो जो अधीनता मान रहे हैं, बड़े बड़े शासक हैं। ठीक है, और उत्तर मध्य भारत में आपको पूर्व मध्यकाल में थोड़ा प्रबल रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सब अलग अलग फैक्टर माने गए हैं। इसके प्रभाव लिखें आप जरा, राजनीतिक प्रभाव। पहला पॉइंट लिखें आप कि इससे राज्य या राजा की स्थिति कमजोर, राज्य या राजा की स्थिति कमजोर, कौमा राजकीय आय में गिरावट, राजकीय आय में गिरावट, और इससे राज्य का सैन्य ढांचा कमजोर हुआ। इससे राज्य का सैन्य ढांचा कमजोर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सामंतों पर
सेना के लिए निर्भरता के कारण, सामंतों पर सेना के लिए निर्भरता के कारण सेना में एक समान अनुशासन, प्रशिक्षण, राज्य के प्रति समर्पण, जैसे तत्व भी कमजोर पड़ गए। तत्व भी कमजोर पड़ गए। अब जैसे अलग अलग सामंत हैं, सब अलग अलग सेना रखेंगे, ठीक है, और जो सेना रखेंगे तो सामंतों के प्रति वो ज्यादा लॉयल होगा। वो सेना अपने बॉस के प्रति लॉयल होगा, है ना। जैसे मान लो मुझे मिल जाए यहाँ की सामंती व्यवस्था और आप साफ हैं हमारे सैनिक, तो आप थोड़ी जानेंगे कि मुख्यमंत्री जी कौन है। आप मेरे प्रति होंगे, कोई और होगा तो फिर अनुशासन और प्रशिक्षण और समर्पण का लेवल अलग अलग हो गया ना। कभी लड़ने जाएंगे तो वो एनर्जी तो रहेगी नहीं। ये एक ही सेना होती, दिल्ली की सेना, तो एक जैसा अनुशासन होता, एक जैसा प्रशिक्षण होता, एक जैसा समर्पण होता। कुल मिलाकर इससे क्या होगा, राज्य की स्थिति कमजोर, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे शक्ति का बंटवारा ही हो गया एक तरह से, मतलब ये जबरन बंटवारा होता चला गया है ना। तो इससे राज्य की स्थिति कमजोर होगी, है ना। और एक पॉइंट लिखें आप, देखें कि सामंती व्यवस्था में युद्ध का महिमा मंडन, कौमा प्रभाव विस्तार के लिए युद्ध, कौमा राजनीतिक एकता की कमी, कौमा छोटे छोटे राज्यों का उदय, ब्रैकेट में लिख लें आप कि तुर्कों की सफलता का यह एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, कल हम लोग बात करें तो मोहम्मद गौरी के बारे में, यदि वो सफल हुआ तो उसके पीछे किसी भी राज्य को उठाकर देख लो आप, चाहे वो शाही वंश रहा हो या चौहान हो या सोलंकी हो, सब इसी व्यवस्था पे। ये सब तो सामंत थे प्रतिहारों के, फिर इनके नीचे बहुत सारे सामंत हो जाएंगे। जब तक कोई योग्य सामंत, योग्य व्यक्ति तब तक वो संभाले हुए नीचे अयोग्य हुआ तो फिर उसके नीचे चेन बनता चला जाएगा। कोई बड़ा राज्य होता, विशाल सेना होती, समर्पण का भाव होता, तो ये परिस्थितियां तो ये बहुत दिनों में उभर रही थी। ऐसा नहीं हुआ कि एकाएक पूर्व मध्यकाल में अलग अलग समय में, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण से सिचुएशन बनना शुरू हो गया। वही सिचुएशन कहीं ना कहीं गुप्त और हर्षवर्धन काल में रहा। धार्मिक कारणों से दान दिए जाने का उल्लेख तो हमें सबसे पहली बार जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, आज ज्योति दिखाई नहीं पड़ रही है, नहीं ज्योति, श्रुति हो तुम सुनो, श्रुति यानी सुनना, ठीक है। प्रकाश कहाँ है आज क्लास की, आज नहीं आई है ना, ठीक है। आज उसको भी लग रहा होगा सर ढूंढ रहे हैं मुझे, वरना वो जरूर कुछ बोलती वो भी, है ना। उसी ने बताया था कि सर सबसे पहले सातवाहनों ने ही दान दिया था ना, अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। एक बार क्लास में मैंने कहा था मैं टाइम आने पे बताऊंगा, एक बार जिक्र करूंगा, ठीक है, इसलिए मुझे याद आ गया उसका क्या उसने कहा था, ठीक है। तो शुरू तो बहुत पहले धार्मिक उद्देश्य से दान की परंपरा हो गई है ना। और
मंदिरों को भी कई गांव दान में दे दिए जाते थे। जो बड़े बड़े मंदिर जिसका कल हमने उल्लेख किया, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सब अपने आप में एक सामंत, मंदिर के जो प्रमुख होते थे ना, मंदिर के नाम पे वो भी सामंत हो जाते थे। 200 100 गांवों की पूरी आय, पूरी व्यवस्था वही देख रहे हैं आप। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे करके पूर्व मध्यकाल में मंदिर भी अपने आप में एक सामंती व्यवस्था की तरह हो गया। सुरक्षा के लिए अपनी सेना रख रहे हैं, वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज को वो हैंडल, और सब ईश्वर के नाम पे हो रहा है। ईश्वर के नाम पे डराया जा रहा है, लोग डर भी रहे हैं। ठीक है ना, डरना भी चाहिए भगवान के नाम पे। आगे लिखें आप जरा, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, पहला पॉइंट लिखें कि सामंतों ने क्षेत्रीयता पर अधिक बल दिया, अधिक बल दिया। व्यापारियों एवं शिल्पियों पर न केवल विभिन्न प्रकार के कर आरोपित किए गए, बल्कि उन्हें क्षेत्र विशेष में रहने के लिए विवश किया जाने लगा। क्षेत्र विशेष में रहने के लिए विवश किया जाने लगा। भाई मतलब जो भी व्यापारी हैं, शिल्पी हैं, वो सामंत या शासक के आदेश की अवहेलना वहीं रहना उन्हें, मतलब जो कुछ वो उत्पादन कर रहे हैं वो सब मान चलता था मेरे लिए उत्पादन हो रहा है, सामंत जो होता था। पहले ऐसा नहीं था कि उत्पादन करिए, बेचिए, मुनाफा राज्य को कर दीजिए आप। इस तरह का तत्व आता चला गया। आगे लिखें आप, भूमि दान के कारण कृषि संबंधी ज्ञान का प्रसार तो हुआ, लेकिन किसानों को भी क्षेत्र में रहने के लिए विवश किया गया। उनकी उपज पर बेहिसाब दावा किया गया, कौमा विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त कर लिए गए, कौमा विष्टि या बेगार लिया गया। बेगार लिया गया। लिखें, कई क्षेत्रों में किसानों की दशा अर्धदासों जैसी हो गई। ठीक है,
और दास कहने का मतलब पूरी तरह से तो दास नहीं, दास का मतलब संपत्ति हो गया, बट लगभग कि भाई मालिक ने बुलाया है तो आपको जाना है, उनके खेतों पे काम करना है, उनके पशुओं को चराने जाना है, ठीक है। मालिक ने जो कह दिया तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए अलग से कर देना है, मालिक के घर में कोई उत्सव है तो उसके लिए अलग से सेवा करनी है, मालिक आज इस रास्ते पे जाएंगे अपने गुर्गों के साथ शिकार खेलने तो वहां अलग व्यवस्था, मतलब मालिक का आदेश आया है तो जो कह देंगे अब व्यवस्था खत्म, मालिक की व्यवस्था वहां पे। अब पहले एक भय सा होता था कि चलो, पहले भी ये रहा है ठीक है, बट ये व्यवस्था ज्यादा इस समय उभर कर सामने आ गई। सामंत कहने का मतलब इस सेंस में है। अगला पॉइंट लिखो, कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों का संबंध उपभोग से आर्थिक गतिविधियों का संबंध उपभोग से, कि आप कुछ भी उत्पादन कर रहे हो सब मेरा है, अब बेचने की तुम्हें जरूरत, ये परिस्थिति लगभग बन गई उपभोग से, कौमा व्यापार एवं शहरों का पतन सिक्कों का प्रचलन न के बराबर, कौमा एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था, एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। बंद अर्थव्यवस्था जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बंद अर्थव्यवस्था यानी अब जो हो रहा है वहां उपभोग के लिए हो रहा है, विलास के लिए उत्पादन हो रहा है, वाणिज्य व्यापार अब न के बराबर हो गए। यहां नोट करके लिखें आप, नोट करके लिखें आप, हालांकि किसी न किसी रूप में हालांकि किसी न किसी रूप में नमक एवं कृषि संबंधी उपकरणों का नमक एवं कृषि संबंधी उपकरणों का व्यापार प्रचलित रहा होगा, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता ना कि नमक कहीं पे मिल जाए, नमक तो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं नमक बनता होगा, वहां से नमक आते होंगे, वो बंद नहीं हुआ होगा। और खेती ही अर्थव्यवस्था का आधार है, उत्पादन अच्छा ही हो रहा है, तो खेती संबंधी उपकरण चाहिए, लौह उपकरण आपको, तो वो एकदम से पूरी तरह से व्यापार बंद। अंदरूनी इलाकों में भी हम नहीं कह सकते कि व्यापार एकदम बंद ही हो गया होगा। एक जैसी परिस्थिति तो देखो नहीं होगी, कहीं हो सकता है बंद भी हो गया हो। इसलिए हमने कहा सबसे पहले कि एकरूपता तो है ही नहीं किसी भी चीज में इतने बड़े। पहला तो आइडिया आप ये रखिएगा। नोट में दूसरा पॉइंट लिखें आप, सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर सिंध से पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार बंगाल, तमिलनाडु, इत्यादि के सीमावर्ती क्षेत्रों से, तटवर्ती क्षेत्रों से कहने का मतलब, तटवर्ती क्षेत्रों से दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक संपर्क के साक्ष्य मिलते हैं।
अब जैसे चोलों का मान लो, जब अभियान कर रहे हैं तो व्यापार भी हो रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि नहीं पूरे भारत में ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हम कभी भी, है ना। इसलिए इस तरह की भी एक तस्वीर हमें रखनी होती है, उसको एक बैलेंस व्यू रखने के लिए। ये जरूर प्रबल है कि अंदरूनी इलाकों के बारे में तो एकदम क्लियर है ये, ठीक है ना। जो यूपी एमपी ये सब जो एरिया है आपका, है ना, और भी, ठीक है, जो अंदरूनी इलाका जैसे हम कह सकते हैं, वहां पे उपभोग के लिए, उत्पादन के लिए विवश की छोटी छोटी व्यवस्था। तो आर्थिक रूप से ये परिस्थिति हमें, वाणिज्य व्यापार के पतन की बात हो रही है, न कि एकदम से उत्पादन खेती का ठीक है, उसके बारे में गिरावट के कोई संकेत हमें नहीं मिलते हैं। बस वो सब मालिक जो है अपने पास जो चाहे। तो सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है कि जिसकी व्यवस्था है, मतलब जो सामंत है, जो जागीरदार है, धीरे धीरे वो एक तरह का मालिक हो जाता है, उसकी इच्छा ही एक तरह से कानून हो जाता है। वो जैसे चाहे सब, वहां रहने वाले सभी संपदा पे एक तरह से अपना हक मानने लगता है, सभी लोगों पे अपना हक मानने लगता है, जैसे चाहे वैसे जीवन, जिसको चाहे अपनी सेवा में, कोई इसकी आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, फिर जो चाहे वो सजा देगा उसको। इसको एक तरह से फ्यूडल मेंटालिटी कहते हैं। वो व्यवस्था उस तरह की तो है नहीं आज के डेट में, लेकिन इस तरह की मेंटालिटी अपने यहां मतलब कई बार दिख जाती है नेताओं में, अधिकारियों में, या और भी इस तरह के जो लोग हैं। तो अक्सर आप देखोगे कि सामंती मानसिकता वाली बात जो की जाती है। अच्छा, इस दौर में जैसे महिलाओं को संपत्ति के तौर पे ही देखा जाने लगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का चरम एक तरह से माना जाता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का चरम। तो कोई आदेश की कैसे अवहेलना कर सकता है मेरी, हमने जो कह दिया, ये वाली बात होती है ना। तो एक दौर ऐसा रहा है, और कमोबेश अंदरूनी इलाकों में जो बड़े भूमिपति हैं ना, राजनीतिक व्यवस्था बदलने के बाद भी हमेशा ये व्यवस्था रहेगी। मेरा मानना है कि सामंती व्यवस्था किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में बनी ही रही है। कोई भी मानसिकता एकाएक समाज में नहीं चली आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कोई बड़े जमींदार हैं, मान लो जो तुर्कों हैं, मुगल हैं, उन्हें भी रेवेन्यू लेना है तो फिर उनसे बात करनी पड़ेगी। यदि वो रेवेन्यू दे रहा है तो मुगल या तुर्क क्या करेंगे, फ्री हैंड, भाई तुम्हें जैसे रहना रहो, तुम अपने गांव में, तुम 10 गांव के मालिक हो, 5 गांव के मालिक हो। क्योंकि आज भी कई क्षेत्रों में देखोगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जमींदार भूमिपति हैं, उनका दबदबा इवन अंग्रेजों के समय भी बना रहा। कोई भी इतने बड़े हिंदुस्तान में हर जगह कंट्रोल तो कर नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि किसी न किसी रूप में ये सामंती व्यवस्था, मानसिकता छोटे रूप में ही सही समाज में हमेशा से प्रचलित रहा है, तभी ये आसानी से आज भी समाज में दिख जाता है। ठीक है, एकदम से गायब हो जाए किसी दौर में फिर दिखे तो ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात होती है। जितनी सामाजिक कुरीतियां किसी न किसी रूप में प्रचलित रही हैं, तभी तो आज दिखती है ना हमें। तो ये मानसिकता भी किसी न किसी रूप में रही है। सबसे ज्यादा विजिबल इस अवधि में, दिखाई इस अवधि में पड़ती है। पृष्ठभूमि 200-400 वर्ष पहले से बन रही थी, 200-400 वर्ष, और आगे भी हम देखेंगे, हम तुर्कों के समय, मुगलों के समय, इवन अंग्रेजों के समय भी। अंग्रेजों की भी पूरी व्यवस्था भारत के तो लोकल छत्रप पे चलती थी ना, जमींदारों पे, महाजनों पे। उन्होंने तो पुलिस और न्यायपालिका बना के उन्हें सही तो दे रखा था, तुम जैसे चाहो वैसे, बस ज्यादा करने पे थोड़ा डर होता था अंग्रेजों से, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सिस्टम तो चलता ही रहा है। सही मायनों में सिस्टम तो आजादी के बाद ही टूटा है, ठीक है, और धीरे 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 कमजोर होता चला जाएगा। जितना बेहतर तरीके से विकास होगा, ठीक है ना, आर्थिक परिस्थितियां लोगों की बेहतर होगी, व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी, है ना। ये जो आप देखोगे, मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि राज्य के द्वारा, केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के द्वारा जो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, गरीबों तक खास करके, अनाज उपलब्ध करा देना, कुछ पैसे उपलब्ध करा देना, फसल खराब हो गई उसके लिए मतलब मुआवजा दे देना, पहुंचने लगा है लोगों तक। पहले तो कागजों पे ज्यादा रह जाता था। तो जितनी उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो लोकल छत्रपों पे गरीबों की निर्भरता कम होगी।
बट होता क्या है, इन सबको ना दशा सुधारने के मकसद से सारे उपाय होते हैं। अब वोट बैंक के कारण क्या इसको अस्थाई, ये सब वैकल्पिक उपाय होता है। हमें एक्चुअल में आय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होता है ये। बट जो सहज सुविधाजनक होता है तो नेता वगैरह क्या करते हैं, उसी को चलने दो, इसी सिस्टम को, मतलब इससे हमें वोट। ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको आधार दे करके आप उनके विकास के लिए ध्यान। तो इन सब से निश्चित तौर पे लोकल छत्रप की स्थिति काफी कमजोर पिछले 20-30 वर्षों में। वरना छत्रप जो होते हैं ना, किसी न किसी रूप में बने रहे हैं। मतलब घूमने का काफी अनुभव है मेरे पास उत्तर भारत में, तो लगभग सभी स्टेट में ठीक ठाक टाइम, शहर गांव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब बिताया, तो हमने देखा है कि हाँ इस तरह की व्यवस्था कमोबेश हर जगह, मतलब। और जहां नहीं पहुंचे अभी भी मतलब दबदबा लोगों का मतलब दिख जाएगा ऐसा। यह आर्थिक हो गया। सामाजिक क्षेत्र में लिखे आप, ठीक है, पहला पॉइंट लिखे, भोग विलास, भोग विलास की संस्कृति को बढ़ावा, संस्कृति को बढ़ावा, मतलब ठीक है, मतलब सामाजिक जीवन में आपको खूब दिखेगा ये। दूसरा लिखें आप, दिखावे की संस्कृति को अधिक महत्व, ठीक है, मतलब कुछ भी हमारे पास है तो उसको दिखाने वाली संस्कृति, आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं। ये सब जो होता है सामंती मानसिकता, ठीक है, जो जिस रूप में दिखावा करे, ठीक है ना। देखिए, शारीरिक श्रम के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण एवं हे भाव, हे यानी मतलब घृणा का भाव, ठीक है, शारीरिक श्रम के प्रति नकारात्मक। भाई वर्जिश करना एक अलग बात होगी, कसरत करना, हेल्थ का, हम भला पानी कैसे लेके पी सकते हैं, हम चाय कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है, हम झाड़ू कैसे दे सकते हैं हम। कहने का मतलब ये है कि साफ सफाई कैसे, ये तो मेरा काम ही नहीं है, मतलब धूल वगैरह पड़ी है मैं कैसे कर सकता हूं। इन सब को जो संस्कृति उभर कर आई, बहुत ज्यादा विजिबल रही है उस समय। तो मुझे लगता है कोई भी चीज यदि प्रचलित होती है तो वो कहीं ना कहीं मानव स्वभाव के करीब होती है। हमने देखा कि जिसको मौका मिलता है वो इस तरह का व्यवहार करना शुरू। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामंतवाद मानव स्वभाव का ही एक हिस्सा है। यस और नो? जिसको भी मौका मिलता है लगता है कि हम भी इस तरह का जीवन, तो समाज में यदि कुछ चीजें स्वीकार हैं, लंबे समय तक चल रही हैं, इसका मतलब, ठीक है, जैसे विश्व इतिहास में हम देखेंगे पूंजीवाद, साम्यवाद वगैरह के दृष्टिकोण, चीजें वही चलती हैं जिसको समाज कहीं ना कहीं, ठीक है, बड़े लेवल पे एक्सेप्ट करके चल रहा है। लोग नकल करने लगते हैं बड़े बड़े सामंत का कि हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, है ना। तो दिखावे की संस्कृति, हाँ इसी में लिखें आप, अधिकाधिक सेवकों को रखने पर बल, अधिकाधिक सेवकों को रखने पर बल, ठीक है, ये भी इसका हिस्सा हो जाता है, कौन किसकी सेवा में कितने लोग लगे हुए हैं सामंती संस्कृति में, है ना। जब आप आईएएस बनेंगे तो कम से कम 12-15 लोग तो परमानेंट आपके लिए रहेंगे। मतलब आपको एक बार लगता है कि आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए होंगी, है ना, ऐसा, जितनी गाड़ियां आपके पास होंगी, जो आपको जगह दिया जाता है, जितने लोग आपके व्यक्तिगत सेवा में होंगे, उन सब का जोड़ दोगे आप वेतन के तौर पे, ठीक है, तो फिर वो कुछ भी 8-10 लाख महीने का मतलब
ठीक है, हो जाता है वो, है ना, सारी सुविधाएं जो होती हैं। इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं कि लोग वहां खेती करने लगते हैं, और 2-4 लाख रुपए का तो वो फल अनाज वगैरह उपजा करके बेच देते हैं वो साल में, मतलब। ठीक है, मतलब ये तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मतलब ये तो सेकंड हैंड वाली कोई बात ही नहीं है। कभी कभी तो बताते भी थे कि भैया ना इतनी कमाई हुई है हमारी, मतलब जो थोड़े ईमानदार टाइप के अधिकारी हैं, है ना, मतलब वो चलो खेती ऐसे कुछ कमा लेते हैं पैसे, हम थोड़े ईमानदार। ठीक है, लिखे आप जरा आगे पॉइंट। महिलाओं की दशा अत्यंत ही दयनीय। अत्यंत ही दयनीय, कॉमा लेकर लिखे, सती प्रथा का अधिकाधिक प्रचलन, सती प्रथा का अधिकाधिक, चरम पे एकदम। जौहर प्रथा का प्रचलन, ठीक है, ये खास करके राजपूत समाज में, राजस्थान में या और भी राजपूत समाज में ज्यादा प्रचलित रहा है। जब पुरुष लड़ने जाते थे किसी युद्ध में, है ना, तो वहां इस तरह की परंपरा बहुत दिखाई पड़ती थी। ऐसा ना हो कि भाई कमजोर पड़ जाए युद्ध में, तो सामूहिक तौर पे महिलाएं जो हैं, मतलब ठीक है, चिता पे बैठ जाती थी या अग्नि पे बैठ जाती थी। बहुत हिम्मत की बात है ये, मतलब ये प्रचलित रही है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। इसको समाज में अभी भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इसको सम्मान से देखते हैं बहुत। देखो, आप जब उस वर्ग के करीब जाओगे तो फिर वो उस तरह का भाव, जैसे एक नए तरह से मान लो हम नए परिवेश में हैं, तो राजस्थान में अच्छा खासा वक्त हमने बिताया है 2013 के बाद। एक सिलेबस जब चेंज हुआ था तो अक्सर वहां मेंस की क्लासेस के लिए मैं 13 के बाद रेगुलर ही जाता रहा हूँ, लास्ट 1.5-2 साल छोड़ करके जयपुर में। तो बहुत तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, तो वहां उस समाज के साथ भी मिलना जुलना हुआ जिसे हम राजपूत समाज कहते हैं, और जो ठीक है वहां हुकुम करके जिन्हें सम्मानित, ठीक है मतलब, है ना, तो उनके साथ कभी उठना बैठना हुआ तो उनकी सोच भी समझ में कई बार कि नहीं, हमारा एक दौर रहा है, हमारी व्यवस्था रही है, ये सब हमारी प्रजा रही है, मतलब ठीक है, जब आप साथ जाते हैं तो लगता है अच्छा ऐसा भी समाज है। तो हम तो सीखने वाले हैं, मतलब हम लोग हैं कि भाई जिसके साथ बैठा तो कुछ बातों को ऑब्जर्व किया, अच्छा इस तरह की सोच अभी भी प्रचलित, ठीक है। तो आप, और तो ऐसा है, मतलब कि भाई वो तो सम्मान से देखने की परंपरा वहां पे है इस तरह से, मतलब तो यही एक जो डाइवर्सिटी है ना अपने समाज की। जबकि कोई भी तर्क के आधार पर देखें आप, मानवीयता के आधार पर देखें आप, मतलब ये कल्पना से पड़े है कि क्या इस तरह से बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है ना कि मतलब पति के लिए ही आपका जीवन है। ये वही दौर है जब बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग ये चली आ तो रही है हजारों साल से। देखो बुद्ध काल से शुरू हुई ना परंपरा, घर के भीतर रहना है, बाल विवाह, ताकि बचपन से ही आपको ट्रेन किया जा सके। बट इस दौर में चरम पे है सती प्रथा, जौहर प्रथा, यानी निश्चित तौर पे एक तरह से आप निजी संपत्ति के तौर पे ही देखा, जैसे मैं नहीं हूं तो आपके जीवन का कोई मतलब। तो ये सामंती मानसिकता में ये चरम पे है, ठीक है, जौहर प्रथा, सती प्रथा के अधिकाधिक एग्जाम्पल। बट उच्च वर्गीय महिलाओं में, पीछे भी क्लास में एक बार बात हुई थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखे आप, या ये उच्च वर्गीय महिलाओं में, ठीक है, आगे लिखें आप, क्षेत्रीय भाषा को महत्व, तथा साहित्य में सामंतों की प्रशंसा तथा उनकी वीरता का महिमा मंडन,
अगला पॉइंट लिखें। देखिए, इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण, पंचायतन शैली के मंदिर, इत्यादि सामंती दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करते हैं। इत्यादि सामंती दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। जैसे बड़े बड़े मंदिर, वो श्रद्धा है, बट वो एक दिखावा भी है। हमें जाना जाएगा कि हमने ये छोटे सामंत, उसका अनुसार छोटे मंदिर बनाएंगे। पंचायतन का मतलब ठीक है, पूजा पाठ की एक पद्धति है, श्रद्धा है, लेकिन एक बड़े देवता हैं, उनके साथ छोटे छोटे, जैसे एक बड़े सामंत हैं, उनके साथ छोटे छोटे। तो एक दृष्टिकोण ये भी माना जाता है, ये सब जो अभिव्यक्त होकर आया, कहीं ना कहीं वो सामंत पे एक प्रतिस्पर्धा सी है। मतलब कौन कितना ज्यादा दिखावे की संस्कृति का एक हिस्सा भी है ये। तो श्रद्धा तो अपनी जगह है ही, हम उससे, देखो जो लोग मंदिर वगैरह में देखो अभी भी दान देते हैं, कुछ लोग गुप्त रूप से दान कर, भाई नहीं चाहते उनका नाम आए, वो एक विकास की एक अलग अवस्था में स्पिरिचुअली वो। वरना बहुत लोग चाहते हैं कि लोग जाने, उस पर मेरा नाम लिखा रहे कि भाई मैंने ये दान, आने वाली पीढ़ियां, मतलब दो तरह की बातें होती है। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे काम, पता भी नहीं चलता कि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं सामंत, ये चीजें सब विजिबल बहुत ज्यादा पूर्व मध्य काल में हुई हैं। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि जो पहले से न चली आ रही है और बाद में न चलती रही है। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन जब आ सकता है तो आप लिखने की स्थिति में रहेंगे, उसी हिसाब से क्या है, क्यों है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर, हमारे सोच को अच्छा खासा प्रभावित किया, ये तौर तरीका जो है, तो हमें इस हिसाब से भी तैयार रहना, उस हिसाब से एक आंसर जैसा ही मैंने आपको लिखवा दिया है। पीटी में भी कोई क्वेश्चन आया तो लिखने की स्थिति में रहेंगे। समझ पूरी आपको दे दी है हमने। अब जैसे मैं सामंत हूं, तो एक समय के बाद क्या होगा कि मैं चाहूं तो अपने भीतर भी किसी को अपना छोटा सामंत भूमि दान कर दो, भाई तुम चलो इस क्षेत्र के मालिक हो गए। तो इसमें उप सामंतीकरण भी खूब दिखता है। वंशानुगत व्यवस्था है, उप सामंतीकरण भी खूब दिखेगा आपको। इसी में पूर्व मध्यकाल की सोसाइटी, इकोनॉमी, राजनीति, सबको जितना संभव था कॉन्सेप्चुअली हमने समाज कर लिया है। अलग से ऐसा कोई सवाल कभी होता ही नहीं है कि चोलों के बारे में, है ना, या एक कॉन्सेप्ट बना दिया, या तुर्कों को सफलता क्यों मिली, तो उसके भी कई सारे कारण हैं, इसमें आ जाएंगे। तो भारतीय समाज का विभाजन है, उप विभाजन है, जो सैनिक कमजोरी है, राज की कमजोरी है। एक दो चीज और थी, बस तुर्कों के पक्ष में ये जाता था कि वो थोड़े अच्छे घुड़सवार थे, ठीक है, और सबसे बड़ी बात जाता था वो चालाक थे। मरने की नौबत आती थी तो जान बचा लेते थे, वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। और जीत रहे हैं तो शत्रु को अधिक से अधिक नुकसान। दूसरा, छल कपट कैसे भी करके युद्ध जीतना। वो यहां एक राजपूत, जो इस काल को राजपूत काल भी कहते हैं, राजपूतों की एक परंपरा थी, छल कपट करके नहीं, सूर्यास्त हुआ तो उसके बाद अब हमला। युद्ध शुरुआत करने के पहले वो दुदुम्बी बजेगी युद्ध वाली एकदम, जैसे रामायण महाभारत में नहीं, लड़ने के पहले एकदम संख्या कुछ बस शुरू, स्टार्ट। तो ये वो वाली परंपरा थी जब, ठीक है ना, वो अगला इंतजार ही कर रहा है कि शाम हो और इसको मारे हम, ये सोया हो तो इसको मारे हम, है ना। तो छल कपट की रणनीति, कहते हैं ना युद्ध में सब कुछ जायज है, ठीक है, तो वो सब कुछ, कोई भी तरीका अपनाना जीतने के लिए, मतलब तो ये भी फैक्टर था, बाकी ये व्यवस्था भी फैक्टर थी। युद्ध में ही सब कुछ जायज है, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। हर कोई जीतना चाहते हैं, है ना। हाँ बोलो। वो भी सामंतवाद का ही लिख सकते हो आप इसमें। आप जैसे मंदिरों में भी आप देखोगे, मतलब कि जो मंदिर हैं वो भी एक तरह से सामंती व्यवस्था की अभिव्यक्ति के रूप में
मंदिरों को भी जागीर का मतलब हो गया पूरा एक भूमि दिया गया जिसकी आय अब आपके पास रहेगी, वंशानुगत हो गया मंदिर के नाम पे वो। और मंदिरों मतलब ईश्वर के सामने नृत्य के लिए, जैसे हमने बताया आपको चोला पीरियड में, अच्छा आपको नहीं बताया था, किसी और क्लास में बता रहा था मैं, करेक्ट करेक्ट, कल ही बता रहा था मैं ना, दूसरे क्लास में था ना वो, हाँ सौरभ भी थे उस क्लास में, ठीक है आपकी क्लास में नहीं। हाँ, देवदासी प्रथा क्या मैं बता दूं पहले आपको कि देवताओं के सामने नृत्य करना, पूरे जीवन महिलाओं के द्वारा समर्पित कर देना ईश्वर के नाम पे या मंदिर की सेवा में, पूर्व मध्य काल में ये उभर कर सामने आता है। और जो हमारी क्लासिकल डांस में जो ओडिया शैली है और जो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु से जिसका जो इवॉल्व हुआ है, और ओडिया जो है, ये दोनों माना जाता है कि देवदासी प्रथा से ही इवॉल्व एक परंपरा बनी रही है। तो पूरा जीवन देवता के नाम पे बड़ी संख्या में महिलाओं का मंदिरों को समर्पित, व्यवहार में उन्हें भी कई बार मंदिर के संपत्ति के तौर पे, ठीक है, ये एक तथ्य है। ऐसा नहीं कि श्रद्धा या सच्चे भाव से मंदिरों में महिलाएं, हर व्यवस्था में दोनों तरह के पक्ष होते हैं। सेवा भाव से भी बड़ी संख्या में महिलाएं को जोड़ने के प्रमाण हमें मिलते हैं इस समय, है ना, ठीक है। तो वो जैसे हमने बताया ना आपको कि महिलाओं को लेकर के जो नजरिया, जो सबसे ज्यादा जो विकृत नजरिया जो उभर कर समाज में दिखाई पड़ता है वो पूर्व मध्यकाल में ही, हर तरह से देवदासी प्रथा भी उसी का एक हिस्सा है। लिख लीजिए आप एक पॉइंट के रूप में वहीं पे, मंदिरों में देवदासी प्रथा के प्रचलन के भी साक्ष्य, मंदिरों में देवदासी प्रथा के प्रचलन के भी साक्ष्य, ठीक है। हाँ, तुर्क और अरब आक्रमण हुए, उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था, हमेशा से ये एक उद्देश्य है। जैसे मुख्यतः जैसे हमने कहा कि धन और सेना के लिए गजनी जो था, बट इस्लाम का प्रचार एक एजेंडे में रहता ही रहता है, मतलब एक कारण, बट वो एकमात्र कारण भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति है तो कई सारे कारणों से वो आक्रमण, ठीक है, तो वो आप मान के चलिएगा हमेशा, मतलब ठीक है। अब आप लिखें, आप जरा, हम लोग, ये हो गया आपका पूर्व मध्यकाल का पूरा सेटअप। अब हम लोग लेते हैं पूर्व मध्यकाल में कला। कला में हम लेते हैं सबसे पहले स्थापत्य। कला में सबसे पहले हम स्थापत्य की बात करते हैं। स्थापत्य की जब चर्चा होती है तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियों की बात होती है इस काल में, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। और कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, थोड़ा इसको और ऐसे कर लीजिए आप, तो यहां से लेकर के पूरा जो ये इलाका रहा है ना, सब ये नागर शैली के मंदिरों का, जहां गुप्तों का जहां नियंत्रण रहा है। बंगाल, उड़ीसा से लेकर के इधर गुजरात तक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, जो भी मंदिर बन रहे हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं। मैं बताऊंगा भी फीचर क्या है, गुप्तों की तरह ही फीचर है उनके।
गुप्त काल वाले सारे फीचर आपको दिखेंगे इसमें। कुछ क्षेत्रीय, जैसे गुजरात के मंदिरों में कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं दिख जाएंगी, गुजरात और राजस्थान के मंदिरों में। जो चंदेल वंश था, खजुराहो का जो इलाका था, वहां पे कुछ अलग विशेषताएं दिखेंगी, दो चार, जिसकी बात करेंगे हम। उड़ीसा भी मंदिर निर्माण के मामले में बहुत समृद्ध रहा है इस दौर में, ठीक है। वहां भी कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं दिखेंगी आपको। जो दूसरा इलाका है आपका, ये मोटे तौर पे मान लीजिए कृष्णा नदी तक का इलाका, यहाँ पे बेसर शैली के मंदिर मिलेंगे आपको, और नीचे द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे। अंतर है तीनों शैलियों में। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नागर शैली की बात करेंगे हम। नागर शैली में सबसे पहले वन बाई वन, जैसे एरिया है ना, संरक्षक, ठीक है, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, ठीक है, विशेषताएं और उपशैलियां। नागर शैली की उपशैलियों में ही बात की जाती है। एक सोलंकी या गुजरात वाली शैली, खजुराहो और ओडिया शैली। छोटी मोटी और भी शैलियों की बात होती है, तीन मेन है जिसकी हम बात करते हैं, है ना। लिखिए जरा शीर्षक देकर के, पूर्व मध्य काल में मंदिर स्थापत्य, पूर्व मध्य काल में मंदिर स्थापत्य, ठीक है, मंदिर स्थापत्य। उसमें पहला लिखें आप नागर शैली, लिखते चलिए, सब आ जाएगा भी आपके साथ साथ। नागर शैली में लिखें आप एरिया, लिखे विंध्य से उत्तर में, विंध्य से उत्तर में, कौमा, गुजरात से लेकर ओडिशा तक, ठीक है। ये इस एरिया में जो मंदिर मिलते हैं उसे हम नागर शैली के मंदिर कहते हैं। संरक्षक लिखें आप, प्रतिहार, सोलंकी, चौहान, राठौर, पूर्वी गंगवंश, इत्यादि, ठीक है। पूर्वी गंगवंश इत्यादि। पूर्वी गंगवंश जो थे उड़ीसा में रहा इस समय, और भी वंश रहे। सब जो शासक हैं वही संरक्षक होंगे इसके। पृष्ठभूमि लिखें आप, देखिए आपकी गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की एक परंपरा, कौमा, कारीगर, तकनीक एवं संसाधनों की उपलब्धता, यदि विकास हो रहा है तो उसका एक आधार बना हुआ है ना, उपलब्धता। कारीगर वगैरह भी अब ट्रेंड हो गए हैं बहुत सारे उत्तर भारत के इलाकों में कि कैसे काम करना है, काम करते करते, है ना। देखिए आप कॉमा दे करके, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, सामंती व्यवस्था,
इत्यादि। ठीक है, तो ये पीछे का, जैसे दिखावे के लिए भी मंदिर बनेंगे, धार्मिक रुझान के कारण मंदिर ज्यादा बनेंगे। जो बनाता है उसके अंदर ये भाव होता है कि भाई ठीक है, श्रद्धा का भी भाव होता है और दिखावे का भी भाव होता है ना। आगे लिखें आप जरा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, विशेषताएं। विशेषताएं, इसमें पहला पॉइंट लिखें आपकी, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य या शिखर शैली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, शिखर शैली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं। ठीक है, इसी में लिखें अगला पॉइंट विशेषताओं में ही, कि वो उसमें क्या है, जैसे जगती है, मंडप है, सीढ़ियां हैं, शिखर हैं, अमलक है, कलश हैं, प्रदक्षिणा पथ है, वो सब इसमें रहेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन विशेषताओं के साथ साथ विशाल मंदिरों का निर्माण, कॉमा अलंकरण पर अत्यधिक बल, कॉमा समूहों में मंदिरों का निर्माण, जहां मंदिर होंगे वहां बड़ी संख्या में 5, 6, 7 ऐसे मंदिर बनेंगे। ठीक है, गुप्त काल की तुलना में इस समय जो मंदिर आप देखोगे तो मतलब जो आकार प्रकार है उसका दोनों में काफी अंतर होगा। मतलब विशाल मंदिर, बड़े मंदिर बनेंगे, जैसे कोणार्क मंदिर एग्जाम्पल के तौर पे, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, है ना, सब सारे मंदिर नहीं है बट ठीक ठाक आकार में मंदिर दिखेंगे आपको। ठीक है, और अलंकरण पे खूब ज्यादा, खास के अलंकरण, जैसे मंदिर है, मंदिर के दीवारों पे ही मूर्तियां बनाई जाएंगी, उत्कीर्ण किए जाएंगे, सीरीज में मूर्तियां बनेंगी। रामायण की कहानी चल रही तो रामायण की कहानी चल रही है उसमें, कोई पौराणिक कहानी चल रही है, कोई महाभारत की कहानी चल रही है, युद्ध का बोला मूर्तियों के माध्यम से, मतलब सोचो। ठीक है, ये एक जुनून ही तो है ना कि भाई तुम महाभारत के युद्ध को मूर्तियों के माध्यम से बताओ। अब कारीगर बना रहा है मूर्ति और जो बनवाने वाले उसे पैसे दिए जा रहे हैं, पर इन सब में पैसे भी तो खर्च किए होंगे ना, वो सब पैसे तो लोगों से ही लिए गए होंगे। ठीक है, एक तरफ श्रद्धा है, सवाल कैसे उठा सकते हो, एक तरफ तर्क है, भाई इतने पैसे, इतना वक्त, आखिर ये आया कहां संसाधन। दोनों बातें तो साथ ही साथ चलेंगी ना। खैर, तो अलंकरण पे बहुत ज्यादा वाला ध्यान दिया गया है। मतलब समझो एक मंदिर में एक मूर्ति तो है ही, जिनका मंदिर है, जिन देवताओं का मंदिर है, मतलब प्रतिमा एक तरह से कह लो, मतलब इंडिपेंडेंट जो मूर्ति होती है, बट दीवारों पे तो सैकड़ों हजारों मूर्तियां, किस्सों कहानियां, किस्से कहानियां। ठीक है, हजारों की संख्या में कारीगर काम करते होंगे, रोजगार भी मिलता होगा लोगों को उससे, इसमें कोई तो राय नहीं। बट अब शासकों ने बिना पैसे के काम करा लिए हो, क्या पता बेकार करा लिए हो, कौन जानता है। मतलब डर से कोई पैसे ना मांगते हो, भोजन वगैरह मिलता हो, मतलब ये तो कुछ ऐसा हमें ध्यान नहीं है कि भाई कैसे बना उसका बहुत उल्लेख है ना। ताजमहल के बारे में पता है कि शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, ऐसा सुना है कि आप लोगों ने भी? हाथ नहीं कटवाए थे। ठीक है,
कहने की बातें हैं वो सब, बस जिन लोगों ने बनाया था उसको वार्निंग दिया था उसने कि भाई तुम कहीं काम, तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं वो सब राज्य देख लेगा। तो कहां से देख लेगा? किसी से शोषण करके पैसे निकालोगे तभी देखेगा जब तुम काम करने से रोक रहे हो उसे। तो खैर, तो इसी में क्षेत्रीय, ठीक है, मंदिर निर्माण की क्षेत्रीय उपशैलियां लिख लिया आपने? क्या क्या लिखा आपने? लाओ दिखाओ मुझे जरा। ठीक है, विशाल समूहों में मंदिरों का निर्माण, और इसी में लिख लें आप मंदिर निर्माण की क्षेत्रीय उपशैलियां। ठीक है, तो जैसे कभी आपसे कहा जाए नागर शैली की विशेषताओं को बताएं, तो उसमें सबसे पहले ना गुप्त काल वाली सारी विशेषताएं, जो संरचना वाली विशेषताएं आपको उसमें, और मंदिर निर्माण में अलग अलग देवी देवताओं, जैसे अभी हम परिचय भी देने जा रहा हूं, कुछ कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं इस समय के, तो सूर्य देवता पे मंदिर हैं, है ना, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, वैष्णव मंदिर है, शैव मंदिर है ना, ये सब तमाम मंदिर जो हैं 64 योगिनी यानी देवी शक्तियों की पूजा, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल में मतलब हम अभी ऐड कर लेंगे। लिखें आप जरा पहले, सबसे पहले लिखें आप सोलंकी शैली। सोलंकी शैली या गुजरात शैली। देखो वैसे सोलंकी के समय ज्यादा मंदिर बने इसलिए नाम दिया जाता है, बट कुछ मंदिर चौहानों के समय भी बने हैं, चर्चा प्रायः उतनी मिलती नहीं है किताबों में, ठीक है, बट बने हैं मतलब, और प्रतिहार शासकों के समय भी मंदिर बने हैं। जैसे हम सोलंकी शैली हम कह रहे हैं ना, तो सोलंकियों के समय ज्यादा मंदिर बने हैं, संरक्षण पुनरुद्धार वगैरह, इसलिए इसे गुजरात शैली सोलंकी शैली है ना। और इस शैली के जो मंदिर है केवल गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में भी हैं। जैसे माउंट आबू पे दिलवारा एक जगह है जहां पे जैन मंदिर बने हैं, ठीक है, एक सोलंकी शासक थे, उनके सामंत थे, उन्होंने मंदिरों का निर्माण, विमल नामक सामंत थे, उन्होंने बड़ी संख्या में मंदिर बनाए थे। बहुत उत्कृष्ट मंदिर है वो, आकर्षक मंदिर है, आज भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट देखने जाते हैं, श्रद्धालु के साथ साथ उस मंदिर की खूबसूरती है ना। तो लिखें आप जरा इसके बारे में, पहला पॉइंट देखिए, गुजरात एवं राजस्थान में मंदिरों का निर्माण अगला पॉइंट लिखें, अधिकांशतः मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों के संरक्षण में, हालांकि हालांकि प्रतिहारों